उत्तर प्रदेश के उन्नाव में डीएम ने एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस बीच डीएम ने क्लास में पढ़ा रहे टीचरों से भी सवाल जवाब किए। डीएम ने क्लास में बच्चों को पढ़ा रही एक महिला टीचर से अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा, लेकिन वो सही से पढ़ नहीं पाई, जिसके बाद डीएम ने उन्हें फटकार लगाते हुए तुरंत सस्पेंड करने का आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया। इसमें डीएम साहब थे और हम भी थे, उसमें निरीक्षण किया गया। तो कक्षा 8 में 6 में तो डीएम साहब के द्वारा हिंदी पाठ पढ़ाया गया, तो उसमें बच्चे पढ़ ले रहे थे, एक आध बच्चे नहीं भी पढ़ पा रहे थे। और कक्षा 8 में जब इंग्लिश के लिए ये पाठ पढ़ने के लिए बच्चों को कहा गया तो वो नहीं पढ़ पा रहे थे। उसके बाद डीएम साहब ने शिक्षकों से भी कहा, तो शिक्षकों को भी पढ़ने में असुविधा हो रही थी। इस पर डीएम साहब नाराज़ हुए और उन्होंने कहा, जब आप ही को नहीं आ रहा है तो बच्चों को पढ़ाने में आप कैसे काम करेंगे। तो इस तरीके से उनके द्वारा नाराज़गी व्यक्त की गई है। अभी बैठने आती हो? चलो इधर आओ, मैडम इधर आओ, मैडम इधर आइए, चलिए आप पढ़िए, आप पढ़िए, ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए। She should be suspended immediately. इसको पढ़ने देते क्या पढ़ाई बच्चों को? Even teacher, she can't read. She can't read English. अभी बैठने आती हो? चलो इधर आओ, मैडम इधर आओ, मैडम इधर आइए, चलिए आप पढ़िए, आप पढ़िए, ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए। She should be suspended immediately. इसको पढ़ने देते क्या पढ़ाई बच्चों को? Even teacher, she can't read. She can't read English. अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, जो हम ये वीडियो देख रहे थे कि डीएम ने क्लास लगाई है और टीचर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाई है, तो ये स्तर है स्कूल का शिक्षा का उन्नाव में। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जो डीएम की क्लास थी उसमें बाकायदा टीचर फेल हुए और वो कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम का जो इंग्लिश की बुक होती है उसका पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ पाए, जिसकी वजह से जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे काफी नाराज नजर आए और उन्होंने कहा कि इनको फौरन सस्पेंड किया जाए। आप लोग पढ़ाने आते हैं, आपको खुद नहीं पता है तो बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर इन नौनिहालों का भविष्य जिसके कंधों पर है, जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वही नहीं पढ़कर आता, उसे ही नहीं आता, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। पूरी शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। लिहाजा इस जांच में, डीएम की जांच में कम से कम उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था उसकी पोल खुलकर सामने आ गई। अब देखना होगा कि उनकी क्या कार्रवाई होगी। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, जो जिलाधिकारी ने कहा, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि 1 से 2 विद्यालयों में अगर जिलाधिकारी पहुंचते हैं, चेकिंग करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं और आप उसमें फेल नजर आती हो, तो पूरे प्रदेश और पूरे जिले का क्या होगा। निश्चित तौर पर एक इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी समीक्षा की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाए। वो जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या, उस आधार पर उनकी तैनाती हो। तो ये जो जांच है जिलाधिकारी की उन्नाव की, ये सब कुछ पोल खोलकर सामने रख देता है। जसप्रीत, बिल्कुल, तो बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली के मंडावली इलाके में बदमाशों ने एक आदमी पर फायरिंग कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि जिसे गोली लगी वो भी इलाके का एक बदमाश था, जिस पर दूसरे बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियां चलाई। हालांकि गोली उसके कंधे पर लगी, जिससे वो घायल हो गया। इससे पहले वो आदमी इलाके के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में अपने स्कूटर पर आता हुआ दिखाई दिया। उसने एक जगह अपने स्कूटर को रोका, तभी उसके पास कुछ बदमाश पहुंचे और उन्होंने उसे नजदीक से गोली मार दी। इसके बाद सभी बदमाश वहां से भाग गए। पुलिस सीसीटीवी वीडियो की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो अब ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं मंडावली इलाके में फायरिंग हुई है। दरअसल एक बदमाश जो कि स्कूटर में सवार था, वो एक इलाके में रुकता है और उस पर दूसरे बदमाश गोलियां बरसाते हैं। और अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग है, जिसकी मदद से वो आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इस हमले में स्कूटर सवार शख्स घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूटर सवार शख्स भी बदमाश है और जिन्होंने उस पर गोलियां बरसाई वो भी बदमाश है। अब पुलिस इन बदमाशों का पता लगाने में जुटी हुई है। काफी भीड़भाड़ वाला ये इलाका था और आप देख सकते हैं कि इसके बाद गोली मारने के बाद बदमाश भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। आवाजाही काफी ज्यादा है इस इलाके में और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बदमाश ने गोली मारी। नकाब उन्होंने पहना हुआ था, उसके बाद वो भाग भी जाते हैं। एक ने हेलमेट पहले पहना हुआ था, उसके बाद वो भागने में कामयाब होता है।
राजस्थान के अलवर में एक बदमाश ने दुकान से जबरन सामान उठाकर ले जाने का विरोध करने पर दुकानदार की पिटाई कर दी। आरोप है कि बदमाश दुकान से कुछ सामान उठाकर ले जा रहा था, जिसका दुकानदार ने विरोध किया। इसके बाद बदमाश वापस दुकान में आया और दुकानदार को धमकाने लगा। दुकानदार ने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद गुस्साए बदमाश ने दुकानदार की शर्ट पकड़कर खींचते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। दुकानदार उस वक्त काउंटर के दूसरी तरफ खड़ा हुआ था, जिससे वो सामान समेत जमीन पर गिर गया। इसके बाद वहां कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचे और उन्होंने बदमाश को किसी तरह दुकानदार से अलग करवाया। तो राजस्थान के अलवर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे दुकानदार के साथ मारपीट की है, उसको नीचे पटक दिया और ये सब लोगों की मौजूदगी में होता रहा। बताया जा रहा है कि जबरन ये सामान लेकर जा रहा था शख्स और इसका दुकानदार ने विरोध किया। इसके बाद शख्स पहले बाहर जाता है, फिर वापस लौट कर आता है। आप ये देखिए, सामान उठाने की कोशिश करता है। जब दुकानदार उससे इसका विरोध करता है तो वो उसे घसीटता है, उसके काउंटर से किस तरीके से उसकी शर्ट पकड़ता है, फिर उसे नीचे गिरा देता है। बदमाश पर दुकानदार की पिटाई करने का आरोप है और अवैध वसूली का आरोप है और अवैध वसूली ये शख्स कर रहा था, जिसके बाद दुकानदार ने इसे रोका और इसने अपना आपा खो दिया। दुकानदार की शर्ट पकड़कर उसे नीचे पटक दिया। यूपी के आगरा में एक लड़के की बीच सड़क पर पिटाई का मामला सामने आया। बताया गया कि लड़के के साथ कुछ लोगों की मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद दो लोग लड़के पर बुरी तरह टूट पड़े, उस पर जमकर घूंसे बरसाने लगे। बीच सड़क पर लड़के की पिटाई की गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची, लेकिन इसके बावजूद दोनों लोग लड़के की लात घूंसों से पिटाई करते रहे। इसके बाद एक तीसरे आदमी ने भी लड़के की पीठ पर घूंसा मारा। इस बीच एक बुजुर्ग आदमी ने भी लाठी से उस लड़के पर वार किया। बताया गया कि लड़के को करीब आधे घंटे तक पीटा गया। इस बीच किसी ने पिटाई का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। तो यूपी के आगरा में बीच सड़क पर लड़के की पिटाई की गई। मामूली विवाद था जिस पर लड़के को पीटा गया और इस बीच जब तीन लड़के मारपीट कर रहे थे, कुछ लोग हालांकि बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। और जब ये मारपीट हो रही थी, उसी बीच किसी ने ये वीडियो बना लिया और इसके बाद अब ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो चार लोगों ने एक लड़के को पीटा और बीच सड़क पर ये मारपीट होती रही। कुछ लोग वहां पर तमाशा भी देखते रहे। मामूली विवाद को लेकर इन लड़कों ने लड़के की पिटाई की। हालांकि एक शख्स आप देख सकते हैं जिन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और जब ये विवाद चल रहा था, मारपीट हो रही थी, लड़के को पीटा जा रहा था, उस वक्त किसी ने वीडियो बनाया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने रेप के एक आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। आरोप यह भी है कि वो पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने एक जवान ने उसके दोनों पैरों को अपने पैर से जमीन पर दबा दिया। एक दूसरा पुलिस वाला उसके पैर पर डंडे बरसाने लगा। इसके बाद भी उसकी डंडों से पिटाई होती रही। आरोपी लगातार पुलिस से माफी की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इस बीच वहां आसपास के कुछ लोग मौजूद थे। बताया गया कि आरोपी पर एक लड़की का रेप के बाद उसकी हत्या की कोशिश का आरोप है। तो यहाँ पर ये जिस शख्स को पीटा जा रहा है, रेप का आरोपी है और ये भागने की कोशिश कर रहा था, बताया ये जा रहा है। इसके बाद इसकी पिटाई की गई। एक पुलिस वाले ने इसे देखा और डंडे से इसकी पिटाई की गई। पुलिस हिरासत से भागने का आरोप है और रेप का आरोपी है और बताया जा रहा है कि इसने जो आरोप इस पर लगा है कि रेप के बाद इसने लड़की को मारने की कोशिश भी की। तो चित्तूर में भागने की कोशिश कर रहे रेप के आरोपी की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। आंध्र प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चित्तूर में, और आप देख रहे हैं कि ये जो शख्स है, आरोपी है, ये लगातार माफी मांग रहा था, गुहार लगा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसकी एक नहीं सुनी। झारखंड के रांची से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 12 लोगों ने एक छात्रा का गैंगरेप किया। वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब छात्रा बस स्टॉप पर खड़ी थी अपने दोस्त के साथ। उसी दौरान 6 आरोपी मौके पर पहुंचे और लड़की को अगवा किया। उसके बाद अपने 6 साथियों को बुलाया और गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा का जो दोस्त था उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ भी मारपीट की गई। शिकायत के बाद अब पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। सारे बिंदुओं पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम लोग इंश्योर कराएंगे कि इस केस में सभी लोगों की कन्विक्शन हो। बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे इसको स्पीडी ट्रायल में भेजने की।
चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, कब की ये वारदात है और पुलिस और क्या जानकारी दे रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है पुलिस के मुताबिक उसमें ये कहा जा रहा है कि मंगलवार का यह वारदात है जब यह लड़की अपने एक दोस्त के साथ बस स्टैंड के पास खड़ी होकर बात कर रही थी और उसी दौरान ऑल्टो से सवार होकर 6 बदमाश वहां पर पहुंचे, इस लड़की को अगवा किए और फिर इसके साथ गैंगरेप किया और उसी दौरान फिर वो 6 जो दोस्त हैं अपने दोस्तों को बुला लिए, जिसके बाद वहां पर संख्या 12 की हो गई। हालांकि यह घटना सामने आने के बाद सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। साफ तौर पर पुलिस यह दावा कर रही है कि जिनको भी गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ सरकार कोर्ट में जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए वहां पर डायरी सबमिट करेगी और इन सभी को कन्विक्शन कराया जाए। इसको लेकर भी वहां के एसपी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि वो तत्पर हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब लड़की अपने किसी दोस्त के साथ वहां पर मौजूद थी और वहां पर अपराधी जब पहुंचे तो क्यों नहीं आसपास के लोग या फिर पुलिस उसके बाद कार्रवाई की। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद ये जरूर दावा किया जा रहा है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल यह भी उठने लगा है कि आखिर जब यह घटना हुई उसके त्वरित बाद जब वहां से गुंडे उठा कर ले गए इस तरह से सरेआम लड़की को, तब कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि लड़की की स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है, अभी अस्पताल में भर्ती है, तो वहीं तो लगातार पुलिस पूछताछ भी कर रही है जो आरोपी हैं उनसे और यह साक्ष्य इकट्ठा करने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर तो सबूत जुटाने में पुलिस जुटी है और ये कह रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुट जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल इस वारदात के बाद महिला सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के तहत केवल 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर 81 बच्चों को पिला दिया गया, जबकि नियमों के मुताबिक हर बच्चे को 150 से 200 मिलीलीटर दूध मिलना चाहिए। लेकिन स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले दूध में बाल्टी भर पानी मिलाया गया और उसे उबालकर स्कूल के सभी 81 बच्चों में बांट दिया गया। आरोपी के स्कूल में पिछले कई दिनों से बच्चों को इसी तरह दूध में पानी मिलाकर पिलाया गया, लेकिन स्कूल के कर्मचारियों ने इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि बाद में दूध मंगवाकर बच्चों को पिलाया गया। हालांकि मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा और आनन फानन में शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे और उन्होंने भी हर दिन दूध में पानी मिलाने के आरोपों से इनकार कर दिया। लेकिन मामले की तूल पकड़ने के बाद स्कूल के शिक्षा मित्र को बर्खास्त किया गया। सर दूध तो 1 लीटर पहले से था, अब दाई लोगों को मालूम नहीं था, सर बैठ लेने डाला तो बाद में लेकर आए तब तक। हाँ भाई, निश्चित तौर पे जो इसमें अगर लापरवाही या दोषी होगा तो इसमें कार्रवाई करेंगे। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, दूध में पानी मिलाया जाता है ये तो लोगों ने सुना है, लेकिन यहाँ तो पानी में ही दूध मिला दिया गया। 1 लीटर दूध जो है उसमें पानी मिलाकर 81 बच्चों को पिलाया गया। देखिए जसप्रीत, बिल्कुल ये बात सामने आई और ये बात लगभग तय है कि दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में दूध मिलाया गया है और 81 बच्चों को पिलाया गया। बाकायदा इसकी जांच हुई, अभी भी जिलाधिकारी की तरफ से जांच सौंपी गई। जो शिक्षा मित्र थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन सवाल यही कि जब बच्चों के लिए दूध के लिए पैसा मिलता है, बाकायदा सरकार उनके पोषण के लिए बजट का ऐलान करती है, लगातार उसकी मॉनिटरिंग होती है, जिला स्तरीय समिति भी बनाई जाती है जसप्रीत, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो हैरान करती हैं और नौनिहालों के साथ खिलवाड़ करते हैं, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी भोजन को लेकर। मिड डे मील में आपने देखा ही था किस तरह रोटी नमक का मसला सामने आया था। तो अब ये देखना जरूरी होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कौन से लोग जिम्मेदार है, क्या सिर्फ शिक्षा मित्र जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी लेनी पड़ेगी, जो सप्लाई करते हैं उनको भी लेनी पड़ेगी और जिलाधिकारी को खुद इस मसले पर सामने आना होगा, क्योंकि 1 लीटर दूध में अगर पानी मिलाकर 81 बच्चों को पिला दिया जाता तो एक बड़ा सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा हो रहा है जसप्रीत। बिल्कुल, तो अजीत ये तस्वीरें हैरान भी करती है क्योंकि अभी तक तो यही सुना गया है कि दूध में पानी मिलाया जाता है, लेकिन सोनभद्र में मिड डे मील के नाम पर पानी में ही दूध मिलाया गया और 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर बाल्टी भर पानी मिलाया गया, जिसे 81 बच्चों को पिलाने का आरोप है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद आज उद्धव ठाकरे 1 बजे मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को शपथ लेने के तुरंत बाद कैबिनेट की पहली बैठक की। अपनी पहली बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवाजी के रायगढ़ किले के लिए 20 करोड़ रुपए के और फंड को मंजूरी दी। इसके अलावा किसानों के मुद्दे को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों से अब तक किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं और खर्च की जानकारी भी मांगी। उद्धव ठाकरे के मुताबिक राज्य में किसानों और योजनाओं की वास्तविक स्थिति देखने के बाद तुरंत किसानों के हितों में फैसले लिए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि पहला निर्णय जो हमें लेने का भाग्य मिला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज
की जो राजधानी थी रायगढ़, किले रायगढ़, उसके लिए जो एक काम चल रहा है, लगभग 600 करोड़ का काम है। 20 करोड़ रुपए आज तक उसके ऊपर खर्चा हो गया है और आगे 20 करोड़ के लिए जो सामने प्रस्ताव आया, हमने तुरंत उसको मंजूरी दे दी है। तो शुरुआत अच्छी हुई है। महाराष्ट्र के जो काश्तकार है, किसान है, बहुत ही मुश्किल में है। मैं छुटपुट बातें उनके लिए नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने निर्देश दिए हैं कि आज तक जितनी सारी योजना वो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने उनके लिए की है, घोषित की है, कितनी पूंजी उसके लिए एक्चुअल यूज़ की गई है और कितनी होना बाकी है, पूरा चित्र स्पष्ट होने के बाद जो एक मेरे मन में बात है वो मैं ज़रूर करूँगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये कि डिप्टी सीएम पद को लेकर एनसीपी और कांग्रेस में मतभेद की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां डिप्टी सीएम का पद मांग रही हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि मंत्री पद को लेकर जो सहमति बनी थी उसके मुताबिक शिवसेना का मुख्यमंत्री, एनसीपी का डिप्टी सीएम और कांग्रेस के पास स्पीकर पद गया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस भी डिप्टी सीएम पद पर अड़ गई है, यानी कांग्रेस और एनसीपी दोनों डिप्टी सीएम पद को लेकर अड़ी हुई है। दोनों के बीच मतभेद की खबर है और ऐसे में महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो लगातार महाराष्ट्र सियासत से जुड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच मतभेद डिप्टी सीएम पद को लेकर। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, मतभेद की खबर आ रही है क्योंकि पहले जो सहमति बनी थी, विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, पहले जो सहमति बनी थी उसके मुताबिक तो ये था कि एनसीपी को डिप्टी सीएम और कांग्रेस को स्पीकर, लेकिन अब ये जानकारी कि डिप्टी सीएम पद को लेकर कांग्रेस एनसीपी दोनों दावा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा गायत्री आपने। देखिए जो जिस तरीके से कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी ने महाविकास आघाड़ी की गठबंधन करके सरकार बनाई है और कल ही शपथ ली गई उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की और आज जो पूरे चार्जेस हैं वो उद्धव ठाकरे लेने वाले थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर देखिए तीनों पार्टियों में जो विवाद है वो फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि शुरुआत में जो खबरें आ रही थी उसमें कांग्रेस डिप्टी सीएम की मांग नहीं कर रहा था, लेकिन अब साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकार बनी है उसमें तीनों पार्टियों का हक है वो बराबरी से मिलना चाहिए। उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से सीएम बन चुके हैं, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर अब कांग्रेस और एनसीपी आमने सामने हैं। दोनों में मनमुटाव चल रहा है कि डिप्टी सीएम क्या उनकी पार्टी का हो, एनसीपी का हो या फिर कांग्रेस का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टी को खुश करने के लिए महाराष्ट्र सरकार में 2 डिप्टी सीएम को दे दिया जाए, एक एनसीपी को दे दिया जाए, एक कांग्रेस को दे दिया जाए। यही वजह है गायत्री कि डिप्टी सीएम पद के नाम मिलने की वजह से और जो नाम आगे बढ़े उनके ना होने की वजह से विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो नॉमिनेशन है, जो नाम है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यानी कि डिप्टी सीएम के पद की वजह से डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो पद है वो भी खाली पड़े हुए हैं अभी। यानी कुल मिलाकर देखें तो डिप्टी सीएम पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद और दोनों को खुश करने के लिए महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उद्धव ठाकरे सेक्युलर को लेकर असहज दिखाई दिए। उद्धव ठाकरे से जब पूछा गया कि क्या शिवसेना अब सेक्युलर पार्टी हो गई है, तो उद्धव ठाकरे को कुछ देर के लिए जवाब ही नहीं सूझा और उल्टा पत्रकारों से ही सेक्युलर शब्द का मतलब समझाने को कहने लगे। इस बीच छगन भुजबल ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि संविधान में जो सेक्युलर शब्द है वो सबको मंजूर है। बाद में उद्धव ठाकरे भी संविधान का हवाला देते हुए शिवसेना के सेक्युलर होने के सवाल से बचकर निकल गए। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेक्युलर शब्द का जिक्र किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शिवसेना सेक्युलर हो गई है? सेक्युलर का मतलब क्या है वो मैं आपसे जानना। नहीं, मैं क्यों जानूं? आप पूछो ना मुझे। सेक्युलर पहले बताओ, सेक्युलर का मतलब क्या है? अरे भाई वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। सुनिए, चाहते हैं सर। अरे सुनिए, कॉमन जो कहा है उसमें सेक्युलर है ना। संविधान में देखिए ना, पढ़िए ना, प्रीएम्बल में लिखा है। क्या है लिखा है? संविधान में जो कुछ है वो है। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि शिवसेना को अपना नाम बदलकर सोनिया सेना रख लेना चाहिए और सामना का नाम बदलकर सोनिया पत्र रख देना चाहिए। अपने सहयोगी दल के साथ धोखा देकर और ऐसे दलों के साथ मिलकर, ऐसे दल कांग्रेस के साथ मिलकर जो शिवसेना की आइडियोलॉजी से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं,
और यही कारण है राहुल गांधी को लगा होगा कि यदि हम उद्धव ठाकरे के साथ दिखेंगे, यदि उन्हें गले लगेंगे या गले पड़ेंगे, यह गले में फंदा लगानी जैसी है। तो इसलिए आपके जो अलाइज हैं उद्धव ठाकरे को बहुत बधाई ऐसे दलों के साथ दोस्ती करने का जो आपको गले लगने से डर रहे हैं, गले लगने से कतरा रहे हैं और आपको एक गुलामी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो दिल्ली में बैठकर वो दिल्ली सल्तनत फिर एक बार ठाकरे परिवार को यहाँ से उनके हुक्म चलाने वाली। महाराष्ट्र में गठबंधन तोड़ने पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने शिवसेना पर सीधा निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि कुछ दल ऐसे हैं जो अपनी विचारधारा और नीतियों से समझौता कर लेते हैं। गठबंधन किसी किसी के साथ और कुर्सी के लिए सरकार किसी और के साथ बनाते हैं। चिराग पासवान ने दावा किया कि उनकी पार्टी एलजेपी ने कभी किसी तरह का समझौता नहीं किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो कई ऐसी जगह, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सरकार बनाने के लिए अपनी नीतियों के साथ समझौता कर रहे हैं। चुनाव किसी और के साथ लड़ा, सरकार किसी और के साथ बना रहे हैं। पर मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस किसी के साथ नहीं किया। हम लोगों ने कभी रिजल्ट परिणाम आने के बाद किसी के साथ गठबंधन हम लोगों ने इसलिए नहीं किया कि भैया उसकी सरकार बनने वाली है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पदों के लिए 7,000 इंजीनियर, ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों ने आवेदन किया है। कोयम्बटूर नगर निगम में कुल 549 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली है। बताया गया कि आवेदन करने वाले लोगों में ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी नहीं मिली और वो 6 से 7 हजार रुपए के वेतन पर निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं। आवेदकों में कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले 10 वर्षों से दूसरी जगह सफाई का काम कर रहे हैं। सभी का मकसद सरकारी नौकरी पाना है। निगम के पास इस समय 2000 स्थायी और 500 संविदा सफाई कर्मचारी हैं। दिल्ली से लगे गाजियाबाद में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखा कि कुछ गाड़ियां एक टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए बैरियर तोड़कर चली गई। इस बीच गाड़ी में सवार लोगों की टोल कर्मियों से बहस हुई। जो गाड़ियां बिना टोल दिए वहां से गुजरी उन पर बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था। बताया गया कि वायरल वीडियो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बने टोल प्लाजा का है। गुंडागर्दी का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। हमारे टोल प्लाजा पे ही ईस्टर्न पेरिफेरल पे कुछ कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी आए और अपने आप को पदाधिकारी बताते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी बताते हुए उन्होंने टोल देने से मना कर दिया। तो कर्मचारियों को टोल मांगने पर उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करी, उनके साथ धक्का मुक्की करके और बैरियर तोड़ के अपनी कई गाड़ियों को निकाल के ले गए। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान पर जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मिली हैं, भूपेंद्र यादव से मिली हैं और बताया जा रहा है कि अपने बयान को लेकर उन्होंने सफाई दी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज संसद में भी साध्वी प्रज्ञा अपने बयान को लेकर सफाई दे सकते हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ जी, क्या लगता है पार्टी की सख्ती के बाद साध्वी प्रज्ञा सफाई देंगी या फिर झुक भी सकती है, माफी भी दे सकती हैं? देखिए, मैं दो चीजें साफ है। कल जिस तरह से पार्टी ने उनको संसदीय दल की बैठक में आने से मना किया, संसदीय समिति से बाहर कर दिया, उसके बाद तय था कि अगर आगे कुछ ऐसा बयान देती हैं या पलटती नहीं है तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में आज वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री और भूपेंद्र यादव से मिली हैं और सूत्र बता रहे हैं कि 2-3 बातें हो सकती हैं। विपक्ष ने जिस तरह से तलवारें तानी हुई हैं और प्रिविलेज विशेषाधिकार हनन का मामला उनके खिलाफ ला रही हैं, उनके खिलाफ सेंसर मोशन लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा यही बयान देंगी कि वो उनका जो बयान था वो शहीद उधम सिंह वाले बयान के ऊपर था, न कि गोडसे के ऊपर। दूसरी बात जो उन्होंने कहने वाली है, वो अगर उनकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो खेद प्रकट करने के या माफी मांगने को तैयार है। ये सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है सदन में वो अपने बयान से पीछे हट जाएं और पलट भी जाएं। जी, तो अपने बयान से पलट भी सकते हैं साध्वी प्रज्ञा, सफाई दे सकते हैं, इस तरह की संभावना दरअसल इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ उन्होंने मुलाकात की। भूपेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद थे और अपने बयान को लेकर उन्होंने सफाई दी। सूत्र बता रहे कि संसद में वो अपने बयान को लेकर सफाई दे सकती हैं।
शिवसेना नेता संजय राउत ने जल्द महाराष्ट्र जैसा चमत्कार गोवा में भी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र पर सियासत खत्म हो गई है, अब गोवा की बारी है। एक फ्रंट गोवा में बन रहा है शिवसेना के साथ। विजय सरदेसाई जी जो नेता है, गोवा के प्रमुख नेता है, डिप्टी सीएम रहे हैं मनोहर पर्रिकर के मिनिस्ट्री में, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से एक सरकार बनाई है, लेकिन कांग्रेस के वो सभी लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और भी घिनौने आरोप थे, उनके साथ सरकार बनाई और गोवा की जनता को पसंद नहीं है। इसलिए आज विजय सरदेसाई जी एक्स डिप्टी सीएम और गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट आज शिवसेना के साथ आए हैं और हम गोवा में जाकर उनके साथ एक फ्रंट बना रहे हैं और जल्दी ही गोवा में भी एक चमत्कार आपको दिखाई देगा। उत्तराखंड के नैनीताल में एक मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग जिस मकान में लगी वो काफी पुराना था, जो अचानक आग की तेज लपटों में घिर गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आग चारों तरफ फैल चुकी थी। मकान में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से आग फैलती चली गई। ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने के बाद वो पहली मंजिल तक पहुंच गई। लोगों ने इसकी खबर दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मचारी वहां पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गए। लेकिन जब तक वो आग पर काबू पाते, मकान जलकर राख हो चुका था। गनीमत रही कि आग लगते ही मकान में रहने वाले लोग बाहर निकल आए थे, जिससे कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया। तो नैनीताल में मकान जलकर राख हो गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, काफी भीषण यह आग थी और जब तक इस आग पर काबू पाया गया तब तक मकान जल चुका था, काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि मकान काफी पुराना था और सभी लोग जो थे वो बाहर आ गए थे। ऐसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन मकान को नुकसान जरूर पहुंचा है। गुजरात के जूनागढ़ जंगल में एक शेर का पर्यटकों के साथ आमना सामना हो गया। जंगल में पर्यटक खुली जीप में बैठकर जंगली जानवरों को देखने पहुंचे थे, तभी एक शेर उनकी गाड़ी के नजदीक पहुंचा, जिसको देखकर सभी गाड़ियां रुकी। इसके बाद वो शेर एक गाड़ी के पीछे खड़ा हो गया। उस गाड़ी पर पर्यटक सवार थे, लेकिन शेर को देखते ही सबने चुप्पी साध ली। शेर भी किसी जल्दबाजी में नहीं दिखा। इसके बाद वो सामने आया, जिसको देखकर कुछ पर्यटकों की सांसें अटक गई, लेकिन उन्हें शांत रहने और जरा भी शोर न मचाने का इशारा किया गया। हालांकि थोड़ी देर तक पर्यटकों के बीच रहने के बाद वो शेर वहां से चला गया। तो जूनागढ़ के जंगल में लोगों का शेर से आमना सामना हुआ। ये खुली जीप थी जिसमें पर्यटक सवार थे। जंगली जानवरों को देखने ये पर्यटक निकले थे, लेकिन शेर को सामने देखकर सबकी सांसें अटक गई। शेर भी कुछ देर तक वहां पर रुका, लोगों को निहारता रहा और इस बीच सबने चुप्पी साध ली थी। तो पर्यटकों के पास शेर पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि शेर वहां पर कुछ देर रुका, उसके बाद वो चला गया और फिर पर्यटक भी आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से वहां घूमने गए पर्यटक काफी खुश दिखाई दिए। 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से वहां की सड़कों पर 5 फीट तक बर्फ की मोटी परत बिछ गई और पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई, जिससे देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ों के साथ बच्चों ने भी इस बर्फबारी का पूरा मजा लिया, लेकिन बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। सड़कें वीरान नजर आने लगी। लगातार बर्फबारी से कई इलाकों से संपर्क भी टूट गया। तो मनाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बर्फबारी से देखिए छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, इस बर्फबारी को देखकर बेहद खुश हैं। दूसरी तरफ जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं इस बर्फबारी से, क्योंकि 5 फीट तक बर्फ जमी है। ऐसे में कई इलाकों का संपर्क कटा हुआ है। बिजली गुल हो जाती है जब बर्फबारी होती है और आवाजाही ठप हो जाती है। लेकिन जो पर्यटक घूमने आते हैं, मनाली पहुंचते हैं इस मौसम में वो बर्फबारी देखने के लिए ही पहुंचते हैं और ऐसे में सैलानियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। दूसरी तरफ स्थानीय लोग परेशान हैं। हम लोग क्लाइमेट एंजॉय कर रहे हैं। स्नोफॉल चालू है यहाँ पे, फुल ऑन मजा है। पंजाब के कुख्यात गिरोह के 2 बदमाशों को एमपी की मंदसौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों के पास से 3 विदेशी पिस्तौल और 104 कारतूस बरामद किए गए। 6 लोगों की हत्या के मामले में फरार पंजाब के मोगा जिले के लखविंदर सिंह और अमरीक सिंह को मंदसौर के गरोट से पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी पंजाब के कुख्यात सुखदेव हुड्डा गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। मंदसौर पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले दोनों बदमाश गरोठ के पास खदावड़ा में चंबल नदी के किनारे बदमाश पानी में फंस गए थे। पुलिस ने समझाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
उनको काफ़ी समझाइश के बाद में पुलिस के द्वारा हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए वो गिरफ्तार किया गया। क्या मिला? उनके पास से 3 वेपन पिस्टल, जिसमें अमेरिकन मेड का पिस्टल एक है, और करीब 100 राउंड उनसे जब्त हुए हैं। इनके द्वारा पूछताछ में ये लोग लुधियाना के रहने वाले हैं और इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक लोक संगीत कार्यक्रम के समय जमकर नोटों की बरसात हुई। बताया गया कि इस कार्यक्रम में गायकों पर 9 लाख रुपए उड़ाए गए, जिन्हें मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यक्रम के समय जब गायक गा रहे थे तब कुछ लोग लगातार नोटों की बारिश कर रहे थे। इस बीच मंच पर नोटों की चादर बिछ गई। हालांकि मंच पर इकट्ठा हुई नोटों को लगातार नीचे गिराया जा रहा था ताकि नीचे मौजूद लोग उन्हें एक जगह सुरक्षित रख पाए। मंच के नीचे जो लोग मौजूद थे उन्होंने चादर में नोटों को जुटाकर रख लिया। तो नोटों की बारिश की गई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुजरात के गिर सोमनाथ की, जहां पर लोक गायकों पर 9 लाख रुपए उड़ाए गए और बताया जा रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल मंदिर बनाने के लिए होगा। लगातार कुछ लोग सिर्फ पैसों को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे ताकि सुरक्षित इन पैसों को रख पाए। तो लोक संगीत कार्यक्रम में लोगों की काफी दिलचस्पी होती है और नोटों की बारिश यहाँ पर की गई। 9 लाख रुपए इकट्ठा हुए। संगीत कार्यक्रम में लोगों ने नोट उड़ाए और नोटों की बारिश हुई। आप देख सकते हैं जहां तक नजर जा रही है पैसे दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद कुछ लोग वहां पर 5 से 6 लोग थे जो सिर्फ पैसों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि उनको सुरक्षित जगह पर रखा जा सके। बताया जा रहा है कि जो ये पैसे इकट्ठा हुए हैं 9 लाख रुपए, उसका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। બીજી વાત આપણે નહીં કરું કયા જે રમેશભાઈ નામ આપ્યું છે ખરેખર મોગલ ઉપાસક અને मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। हादसा उस समय हुआ जब मुंबई जा रही एक कार आगे चल रहे टैंकर से टकरा गई। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद क्रेन की मदद से कार को निकाला गया। तो भीषण सड़क हादसा हुआ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी टैंकर से टकरा गई। तो क्या ड्राइवर को झपकी आई या फिर रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जो लोग कार में मौजूद थे उनको गंभीर चोटें आई। 4 लोगों की मौत हो गई है, उन्हें नज़दीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन 4 लोगों को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि ये कार टैंकर से टकराई और कार के परखच्चे उड़ गए। ये हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ और ड्राइवर कि क्या वो गाड़ी तेजी से चला रहा था, रफ्तार ज्यादा थी या फिर उसको नींद की झपकी आई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पंजाब में अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाया कि जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया जेल में बैठे बैठे सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा है। बिक्रम मजीठिया का दावा है कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को जेल में वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। बिक्रम मजीठिया के मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया की मां कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है और पंचायत की मेंबर भी हैं, जिसकी वजह से जग्गू को जेल में भी सुविधाएं मिल रही हैं। मजीठिया ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के फेसबुक अकाउंट भी दिखाया जिसके जरिए धमकी दी गई। इतना ही नहीं, फेसबुक पर जेल में जन्मदिन मनाने की तस्वीरों को लेकर भी बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब की अमरिंदर सरकार पर हमला बोला है। मैं यही गल डीजीपी साहब को असीं सारे एमएलए साहिबाना ने रखी है कि तुसी हालात वेख लो कि सुखी जग्गू दी जोड़ी दी दिलवदी वेख लो। मैं गल्लां एक्सपोज कीतियां, मैनू थ्रेट देनी शुरू करती। जो ये बात कर रहा है और आपको भी मालूम है कि जेलों में जो मैंने सुधार किए, जो मैंने रिफॉर्म्स किए, तो वहाँ इनका बिक्रम मजीठिया का जो कारोबार था बंद हो गया है। और जो इसने कहा कि जग्गू भगवानपुरिया मेरा आदमी है, मैंने विद फोटोग्राफ्स वो आपको दिखा दिए हैं। जो जग्गू के आदमी हैं उनकी फ़ोटो इनके साथ है, बिक्रम मजीठिया और अकाली दल के साथ, इसके पीए के साथ। अब तो इसके आगे कुछ रह नहीं गया। वैष्णो देवी और जगन्नाथ मंदिर श्राइन बोर्ड की तर्ज पर उत्तराखंड में भी श्राइन बोर्ड बनाए जाने के त्रिवेंद्र सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाया कि श्राइन बोर्ड बनाने से उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया।
कई लोगों ने तो मंदिरों के खजाने पर सरकार की नजर रखने का आरोप लगा दिया। उधर श्राइन बोर्ड के विरोध में चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष आचार्य शिव प्रसाद ममगाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सरकार ने चारधाम क्षेत्र के 51 प्रमुख मंदिरों को मिलाकर चारधाम श्राइन बोर्ड बनाया है, जो सभी मंदिरों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा।